हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन के 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी आज से क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को अच्छे तरीके से एकदम याद कर लेना है। और जो क्वेश्चन नहीं याद होगा आप लोग एकदम ये काम कीजिए, जो नहीं याद है उसको स्टार मार के कॉपी में लिख लीजिए और उसको बार बार देखिए ताकि आपको वो याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब करने के साथ एक काम करना, सब्सक्राइब तो सब लोग कर देते हैं लेकिन सब्सक्राइब करने के साथ एक ऑल नोटिफिकेशन बटन होता है, उसको उसको दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में रोज कितना आज भी कहेंगे जरूर जोड़ना है क्योंकि इसमें क्लास से रिलेटेड सारा जानकारी मिलेगा। इसीलिए आपको व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पर और आपको व्हाट्सएप मैसेज में जुड़ जाना है। ठीक है, तो ये नंबर आपका प्यारे बच्चों, इस नंबर पर फटाफट व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग जुड़ जाएगा। तो चलिए बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस आपसे यही जो गुजारिश करूंगा वीडियो को पूरा देखना है। काफी ज्यादा मेहनत लगता है टाइपिंग करने में, फिर उसको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सजाना वगैरह सारा चीज काफी ज्यादा मेहनत लगता है। इसीलिए इस वीडियो में जो मेहनत किया गया उस मेहनत को पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, तो यहाँ पर 70 क्वेश्चन आपको 80 क्वेश्चन करवाएंगे, 60 को भले लिखा हुआ है लेकिन 80 क्वेश्चन करवाएंगे और अच्छे तरीके से क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींच लेता है। ठहरे हुए पानी में, रोका हुआ पानी में ऑक्सीजन जो खींच ले उसको हाइसिंथ कहते हैं, जलकुंभी कहते हैं। ये 6 महीना में क्या है बताए, इतना ज्यादा अपना जनन कर देता है प्यार बच्चों के, क्या है बताए पूरा जलकुंभी जो होता है ये बंगाल का आतंक में कहा गया है क्योंकि समुद्र पूरे ऑक्सीजन को खींच लेता है। ये लोग क्या करता है, पूरे ऑक्सीजन को समुद्र से खींच लेता है, इसलिए इसे बंगाल का आतंक में कहा जाता है। 65,000 से ज्यादा जन्म दे सकता है मात्र 6 महीना में। इस कारण से ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींच लेता है, या जलकुंभी होता है, इसको इंग्लिश में हाइसिंथ भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए बंगाल का आतंक प्यारे बच्चों आपका जलकुंभी ही है, क्योंकि यह प्यारे बच्चों पूरे ऑक्सीजन को क्या करता है, खींच लेता है। तो जिसके कारण और वे प्राणी होंगे ना जल के अंदर, उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण वो विलुप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं पानी के अंदर। इस कारण से जलकुंभी जो है बंगाल का आतंक है। अगर ये पानी में गया तो ये ऑक्सीजन को खींच लेगा, फिर सांस कहां से लेगा, नीचे पानी में कुछ ऑक्सीजन होता है, वो और जीव क्या करेंगे जब ये जलकुंभी पूरा ऑक्सीजन ले लेगा तब। इसीलिए इसे बंगाल का आतंक कहा गया है। ध्यान में रखेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक, अदरक खाते हो ना, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या चाहिए, अलैंगिक जनन की एक विधि है। क्या चाहिए, एक अलैंगिक जनन की विधि है। आप लोग सभी बच्चे जानते हैं अलैंगिक जनन की विधि है। ये कौन सी विधि है अलैंगिक जनन की, तो प्रकंद नाम सुने हैं, हिंदी में सुनोगे लेकिन यहाँ पर आपका दिया हुआ राइजोम इंग्लिश में। यानी कि अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो प्रकंद के द्वारा होता है। प्यारेलाल, किसके द्वारा, प्रकंद के द्वारा अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेगा। ठीक है, जड़ द्वारा तो होगा नहीं, गाजर वगैरह में हो सकता है, ट्यूबर तो आपका आलू में होता है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइजोम की बात करेगा, प्रकंद की बात करेगा, तो अदरक में कायिक प्रवर्धन इसी के द्वारा होता है। और कमेंट करके बताओ कि लहसुन में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है लहसुन में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। राइजो मैंने प्रकांड और अदरक में, जड़ द्वारा गाजर वगैरह मूली वगैरह, और ट्यूबर में जो होता है आलू वगैरह जो होता है ना तना, वो सब में होता है। अगला क्वेश्चन आइए प्यार बच्चों, कंद किसका रूपांतरण है, बताइए कंद, कंद किससे जुड़ा हुआ है, तना, तना किससे जुड़ा हुआ है, आलू। अच्छा, तो यहाँ पर तना आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारलाल। कंद किसका रूपांतरण है, तो तना का, और तना में क्या चीज आता है भैया, तो यहाँ से आलू आ जाएगा, कहा जाएगा आलू, आलू आलू। ठीक है, तो यही है प्यारे बच्चों, कंद किसका रूपांतर है, तना का, तना का रूपांतर है। तो देख लो मेरे प्यारे लाल, आपका भी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बिहार बोर्ड थोड़ा सा चला के दिखाता है और स्टूडेंट समझ नहीं पाता है, बोलता है कि ट्यूबर किसका रूपांतरण है। तो ऑप्शन में पता नहीं ट्यूबर, ट्यूबर क्या चीज होता है, ट्यूबर इंग्लिश हिंदी में इसको कंद कहते हैं, इंग्लिश में इसको ट्यूबर कहते हैं। इसीलिए ट्यूबर शब्द इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको पता होना चाहिए। तो कंद किसका रूपांतरण है, तो आपको याद रखना है तना का। ठीक है, आलू का हम लोग तना खाते हैं, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देख प्यारे लाल, कहा जरा कि अंड प्रजक प्राणी कौन है? अंडा देने वाला प्राणी। अच्छा, अंडा देने वाला, मुर्गी अंडे ना देता, लगाओ टिक। चलो, ऐसा गलती मत कीजिएगा, चारे ऑप्शन को पढ़िए। इनमें अंड प्रजक प्राणी है तो मुर्गी भी अंडा देने वाला प्राणी है, सांप भी अंडा देता है। सांप लिखा कर कोई दिक्कत नहीं, फिर भी सांप देता है ना अंडा। और यहाँ पर मगरमच्छ भी अंडा देता है, कहाँ पर? समुद्र के तले में, नीचे पानी के अंदर, तो ये भी अंडा देने वाला प्राणी। यानी कि इनमें से सभी जो है प्यारे बच्चों आपका क्या चीज है? अंड प्रजक प्राणी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नोट्स जो विद्यार्थी लेकर के बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर से ले सकते हैं। देखिए, नोट्स लेने से ये फायदा कि आपको रिवीजन हो जाएगा, सारा चीज एक बार मिल जाता है, एग्जाम तक मिलता है, सारा चीज मिलता है जो भी बनता है। ठीक है, और आपको पहला ही पूरा ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, कौन सा भाग द्विगुणित है? अब द्विगुणित होता क्या है? द्विगुणित का मतलब दुगुना, जैसे युग्मज, युग्मज दुगुना का द्विगुणित है। तो आइए देखते हैं कौन सा भाग द्विगुणित है। लो, शुरू में मिल गया, एन प्लस एन मिलके क्या बनेगा? निषेचन करेगा, निषेचन करके 2n बनेगा। 2n को ही हम लोग बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। तो द्विगुणित भाग कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है युग्मनज। ये 100% VVI क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला, याद कर लो। ये अंड तो ये तो होगा नहीं, पराग ये तो अगुणित है। क्या चीज है? ये अगुणित है। अगुणित का मतलब एक गुणित है। क्या चीज है? एक गुणित, यानी कि ये आपका एन है। क्या चीज है? एन। और नारी युग्मक चाहे शुक्राणु या मादा युग्मक अंडाणु, ये भी आपका अगुणित है। अगर शुक्राणु की बात करेगा तो ये अगुणित है, अंडाणु की बात करेगा तब पर भी अगुणित है। जब तक ये निषेचन करके युग्मज ना बना ले तब तक वो द्विगुणित नहीं हो सकता। इसलिए युग्मनज यहाँ पर द्विगुणित है, क्योंकि नर और मादा का इसमें संयोग हुआ है, इसीलिए इसका सही जवाब ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, का जरा कि निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित संरचना है? देखो, अभी यहाँ पर अगुणित की बात आई गया, और अभी हम आपको समझा रहे थे अगुणित द्विगुणित। तो यहाँ पर युग्मनज जो है ये आपका द्विगुणित है। क्या चाहिए? द्विगुणित। तो ये वाला आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि द्विगुणित हमसे नहीं पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा अगुणित। अगुणित का मतलब एक गुणित कौन है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर अंडाणु है, अंडाणु के बात किया जा रहा है प्यारे स्टूडेंट्स। अंडाणु जो है मादा युग्मक है। क्या चाहिए? मादा युग्मक। तो अंडाणु हो या शुक्राणु, दोनों ही अगुणित है। अब देखिए, युग्मक चाहे अंडाणु हो शुक्राणु, ये भी आपका अगुणित ही है, यानी दोनों आपका अगुणित ही है। राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों हो जाएगा ना। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों हो जाएगा, अगुणित भाग हो जाएगा। युग्मक का मतलब नर का भी हो सकता है, मादा का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो अंडाणु लिखा हुआ है, ये तो मादा का साफ साफ है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या चीज हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों चीज अगुणित संरचना है। कैसे संरचना है? अगुणित संरचना। तो क्लियर रखिए, एकदम होठों पर सजा के रखिए। अगला क्वेश्चन है, ये प्याज में प्रवर्धन किसके तहत? देखिए, प्रवर्धन का मतलब थोड़ा समझ लीजिए। प्रवर्धन नाम से आपको क्या लगता है? तो नाम से लग रहा है प्रवर्धन का मतलब वृद्धि करना। क्या करना? प्रवर्धन का मतलब होता है वृद्धि करना। अब बताओ, प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? देखो, प्याज का देखोगे ना तो इस प्रकार संरचना रहता है, दिख रहा है आपको? ये इस प्रकार रहता है, इसको बोला जाता है मांसल भित्ति। अब मांसल भित्ति होता है, और इसी के द्वारा आपका क्या चीज होता है? वृद्धि होता है। इसका एक और नाम होता है बल्ब। क्या होता है? बल्ब। ये बल्ब जो होता है ना, यही विकसित करता है, और यही आपका पूछा जाए प्याज में प्रवर्धन होता है, तो ये बल्ब जो है ना, बल्ब के द्वारा ये आपका क्या चीज होता है? वृद्धि करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छे तरीके से क्लियर कर लो कि प्याज में प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? तो बल्ब के माध्यम से होता है। बीज द्वारा तो होगा नहीं, पत्तियों द्वारा तो होगा नहीं, प्रकंद द्वारा तो आपको पता है कि किसमें होता है, जिसको राइजोम इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जो अदरक में होता है। तो ये सब अगर याद कर ले तो ना, तो एग्जाम में आपका कहीं क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आराम से करके आओगे 70 में तो आप लोग हंसते हंसते 35 करोगे। अगला क्वेश्चन आइए, कौन सा समूह पादप, कौन सा पादप जो है प्यारे बच्चों अगुणित शरीर का है? ठीक है, अगुणित होता है। निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? यानी कि कौन सा ऐसा समूह है जिसमें अगुणित पादप शरीर होता है, मतलब एक गुणित होता है? तो ये आवृत बीज जितने भी है ये आपका अगुणित है। ठीक है, ना ना ना, ये आपका कहाँ से देखे? ये आवृत बीज द्विगुणित त्रिगुणित हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस पे पाया जाता है। अनावृत बीज भी हो सकता है, टेरिडोफाइट्स भी हो सकता है, अलग अलग। लेकिन बरायोफाइट जो होता है ये हमेशा आपका अगुणित ही होता है। क्या चीज होता है? ये बात हमेशा याद रखना है। ये सब आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका बरायोफाइट जो होता है ना, हमेशा हमेशा अगुणित भाग ही होता है।
ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिए, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो सही जवाब क्या होना चाहिए? डी नंबर एकदम अच्छे तरीके से इसको क्लियर रखिए। कौन सा पादप शरीर अवगुणित होता है? ब्रायोफाइट्स। अब देखो द्विखंडन किसमें होता है? चप्पल के जैसा आकृति इसमें होता है। पैरामेशियम जो होता है किस प्रकार का द्विखंडन होता है? तो इसमें दोस्तों आपका अनुप्रास्थ द्विखंडन होता है। कैसे? जैसे यहाँ पर चप्पल के जैसा जो होता है ना, इसका आकृति कुछ इस प्रकार से होता है, तो इसमें अनुप्रास्थ द्विखंडन होता है, इधर से एक भाग और इधर से एक भाग। तो यही होता है पैरामेशियम में। पर ये पैरामेशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? तो पैरामेशियम में द्विखंडन जो होता है वो अनुप्रास्थ द्विखंडन होता है। कैसा होता है? अनुप्रास्थ। अनुप्रास्थ द्विखंडन इस प्रकार से होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड में आ सकते हैं सब क्वेश्चन, तो ध्यान रखें। अब देखो किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है? हाइड्रिला नाम सुने हैं? हाइड्रिला में रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है ताकि वो पानी में तैर सके आसानी से। क्या कर सके? तैर सके। तो बताइए किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है? वो आपका प्यारेलाल हाइड्रिला है। कौन है? हाइड्रिला में जो होता है रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है जिससे वो पानी में आसानी से तैर सके। अब जलकुंभी की बात किया जाए तो जलकुंभी नहीं होगा, क्योंकि जलकुंभी जो है आतंक है। ये जो है अगर रहेगा प्यार बच्चों पानी में तो किसी को रहने भी नहीं देगा, क्योंकि पूरी ऑक्सीजन को खींचने वाला ये है। इसीलिए आपको हाइड्रिला होगा जिसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है। अब देखिए पार्थोजेनेसिस शब्द जो है मेरे प्यारे लाल, ये किसके द्वारा व्यक्त किया गया? 1849 इसमें वैज्ञानिक ओवेन ने दिया था। पार्थोजेनेसिस जो शब्द है 1849 में कौन? तो पार्थोजेनेसिस को दिया था ओवेन वैज्ञानिक ने। पावेले कहां से आएगा? बाबा डाबर हटाइए, सटन भी नहीं होगा, जोहानसन भी नहीं होगा, यहाँ पर आपका ओवेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवेन। यानी कि पार्थोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो ध्यान में रखना ओवेन के द्वारा। सही जवाब बी नंबर। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, समयुग्मक किसमें पाया जाता है? समयुग्मक, युग्मक समान देखे, समान दिखे युग्मक और आपको संरचना भी समान दिखे तो वो आपका क्या हो सकता है? तो वो आपका क्लोरोफोरा जो है प्यार बच्चों, क्लोरोफेरा, इसमें समयुग्मक का पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? समयुग्मक। किसमें? तो क्लोरोफेरा में। इसमें देखिएगा तो इसका आकार जो होता है समयुग्मक के बराबर हो जाता है। दोनों का युग्मक समान होता है। किसमें? तो क्लोरोफेरा का समान युग्मक होता है। देखिएगा तो संरचना में एकदम समान दिखेगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला देख लीजिए। देखो क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, मैंने बोला था ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखो आवृत बेजी की बात आ गया, वैसा पर वो क्वेश्चन था कि कौन अगुणित है, तो मैंने लगा था ब्रायोफाइट, और फिर मैंने शुरू में लगा था आवृत बेजी भी, लेकिन मैंने बोला था कंडीशन पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर आ गया आवृत बेजी पौधे के भ्रूणपोष। आप भ्रूणपोष की जब भी बात आए तो आंख मुनिए और बोलिए त्रिगुणित कहाँ पर मिल रहा है, उसी को आंसर लगाएंगे और चले आएंगे। तो यहाँ पर देखेगा भ्रूणपोष मिल गया, तो भ्रूणपोष हमेशा त्रिगुणित होता है, इसीलिए आवृत बेजी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? त्रिगुणित हो जाएगा। और सही जवाब की बात किया जाए तो सही जवाब आपको सी नंबर मिल गया होगा। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा कर रखिए, ताकि जितना भी क्लास होगा ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और बेहतर तरीके से क्लास कीजिए, और जो विद्यार्थी सब्जेक्टिव का क्लास नहीं कर रहा है उसको ऑनलाइन पीटने का मन कर रहा है, पीट दे, आए मोबाइल के पास, एकदम नोट्स बनाए एकदम प्रॉपर, एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में। फिर आपको बाद में पता चलेगा आपने जो समय दिया पिछले 5 महीने उसका परिणाम आपको दिखेगा 1 फरवरी के। तो अगर चाहते हैं कि वो 1 फरवरी को हमको रिजल्ट मिले, वो परिणाम आपके सामने हो कि आपका कैसा रिजल्ट आने वाला है, तो वो उसके लिए मेहनत आज से शुरू कर दीजिए। आज से नहीं, बहुत पहले से कर देना चाहिए, लेकिन अभी बोल रहा हूँ समय है 5 महीना, झुक के पढ़ लो, कल उठ के जागना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है? आप बताओ, ईस्ट में प्रजनन की बात कर, मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हो कि ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है? अरे प्यारेलाल, इतना क्वेश्चन आसान बताने में शर्म बढ़ता है हमको। मुकुलन द्वारा। ठीक है, हाइड्रा ईस्ट में प्रजनन किसके होता है? मुकुल। थोड़ा सा उभार आ जाएगा इसमें, और इससे थोड़ा सा उभार आकर के नया जीव का, अरे यार सब्जेक्ट में तो पढ़ा रहा है, काला बता रहे इतना, किसमें? तो मुकुलन में होता है। ठीक है, ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से? मुकुलन के द्वारा। ये सब याद रखो, एकदम छूटने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, युग्मक, युग्मक समानता कैसा होता है? युग्मक समानता कैसे होता है बताइए तुम? अगुणित होता है ना, उसको अगुणित को एक और नाम बोलते हैं हल्प्लॉयड। हल्प्लॉयड यानी कि एक गुणित होता है, यानी कि युग्मक अंडाणु हो या शुक्राणु, ठीक है, दोनों में से कोई हो,
युग्मक होता क्या, द्विगुणित होता नहीं ना, तो डिप्लॉयड करने से हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। पॉलीप्लॉयड होने बहुगुणक कहाँ से हो जाएगा, नलिप्ल, ये तो होगा ही नहीं। आपको ध्यान रखना है, चाहे किसी का युग्मक हो, अगर वो अकेला है तो वो आपका एक गुणित है, मतलब हॉप्लॉयड है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा। तो जेम्यूस, जेम्यूस का निर्माण स्पंज में होता है और ये मीठो पानी की जगह में होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जेम्यूस बनते हैं तो ये स्पंज में बनते हैं। ठीक है, मीठे जगहों पर। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हाइड्रा तो होगा नहीं, ये सब तो कल्पना भी नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देख प्यारे लाल, कहा जा रहा है कि निम्न में कौन पुष्पीय पादपों में जनन में, अरे इतना बढ़िया क्वेश्चन करने से टपक गया। पूछा जा रहा है आप लोगों से कि निम्न में से कौन पुष्पीय पादपों के जनन में काम नहीं आता है। बताओ, कंद का काम नहीं होता है, कंद का काम नहीं होता। कंद तना 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 शरीर है किसी पेड़ का, उसका तना से नहीं होता लैंगिक जनन द्वारा जनन। बताओ, भूस्तरे से नहीं होता है, प्रकंद से नहीं होता है, राइजोम इसके माध्यम से भी होता है, उसके माध्यम से होता है। तो ये कोनिडिया क्या कर रहा है, अरे प्यारलाल ये कोनिडिया जो ना जब होता है ना, वो आपका पैरामीशियम वगैरह पेंसिलियम जो होता है उसमें पाया जाता है। तो इसका क्या काम है कोनिडिया का, ये बात थोड़ा ध्यान रखिए। मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये, ऐसा आता है बोर्ड में कि कौन पुष्पीय पादप में जनन में काम नहीं आता है, तो कोनिडिया नहीं आता है। ठीक है, याद रहेगा ना, ये पेंसिलियम जो होता है उसमें ये सब रहता है, इसका कोई काम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देख लो, 19 नंबर क्वेश्चन, केचुआ प्राणी है, बहुत छोटा दिख रहा है ना, अच्छा जूम किया जा लीजिए, आंख लगा के देखिए। कहा जरा केचुआ प्राणी है, केचुआ देखियो जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है और किसानों के काम को आसान कर देता है। बताओ यहाँ पर केचुआ प्राणी कैसा है, तो कहोगे कि लिंगी प्राणी, तो यहाँ से ऑनलाइन में पिटाई होता है। ये द्विलिंगी उभयलिंगी है, कैसी है, द्विलिंगी मतलब नर और मादा केचुआ के शरीर पर हो सकता है, होता ही है, हो सकता है क्या, होता ही है, इसीलिए वो द्विलिंगी प्राणी है। इसको उभयलिंगी भी कहा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो लगाइए बी नंबर, केचुआ द्विलिंगी प्राणी है, आज से याद रखना। ठीक है, अब मानव कैसा है, एक लिंगी की द्विलिंगी, सोच के बताना। अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींच लेने वाला जलकुंभ, देख लो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ये ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींच लेता है, इसीलिए इसके जलकुंभे कहा जाता है। और बंगाल का आतंक कहा जाता है, समझ लीजिए आतंक का नाम इसका दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा भाग अगुणित है। अब देखो अगुणित की बात आएगा मेरे प्यारे, ये हर साल ये क्वेश्चन आए जाते हैं, तो कर ही क्या सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा भाग अगुणित है, तो देखो अंडाशय, तो ये तो अंडाशय ये क्या होता है, ये मादा शरीर का ये भाग होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये भाग किसी शरीर का है, परागकोश भी भागे है। अब बताओ पराग ये क्या चीज होता है, अगुणित होता है, ये क्या चीज होता है, अगुणित होता है, ये अगुणित होता है, द्विगुणित नहीं होता है। बात अच्छा अगुणित का बात कर रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा पराग। ठीक है, ये अगुणित होता है। और ये युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है, क्या चीज होता है, द्विगुणित, द्विगुणित का मतलब ट्वेन, द्विगुणित का मतलब ट्वेन होता है, इसीलिए अगुणित जो होगा यहाँ पर पराग होगा, कौन होगा। ये थोड़ा ध्यान रखो, आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे छप जाएगा कि पराग होता है, तो पराग आपका अगुणित होता है, ध्यान रखेगा हमेशा। अगुणित का मतलब एक गुणित है। पादप का अगुणित कौन है, आप बताओ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पिछला बार में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन अगुणित है, तो मैंने वहां पर हंसते मुस्कुराते हुए आपको बोला कि बड़ा फैट जो है वो आपका अगुणित है। फिर आपके समक्ष क्वेश्चन दिखा है कि निम्न में से किसमें पादप का अगुणित होता है, तो पादप का अगुणित जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान में रखेगा कि शैवाल इसका सही जवाब हो जाएगा, कवक इसका सही जवाब हो जाएगा, फ्राइफाइट इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब डी नंबर ऑप्शन इसका एक ऑप्शन होगा, वो डी होगा। क्या होगा, डी होगा। यानी आपको ध्यान बस इतना याद रखना कि पादप का अगुणित मतलब एक गुणित कौन है, तो शैवाल भी आपका एक गुणित के अंतर्गत है, कवक भी आपका एक गुणित है, ब्रायोफाइट भी एक गुणित है, मतलब इसका सही जवाब जो होगा डी नंबर होगा, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इसको क्लियर रखिए और अगले क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, उससे पहले कमेंट कर दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, एक प्यारा सा अगला देखिए, काजू, काजू क्या है, तो नटफल, नटफल, अरे नटफल कौन होता है, ऑप्शन देखा नटफल है, अरे एग्जाम में आ जाएगा नटफल का है, अरे ये नटफल क्या, अरे प्यारे स्टूडेंट असत फल,
जिसका निर्माण पुष्पासन से होता है। किसका निर्माण? पुष्पासन से। अच्छा, पुष्पासन से निर्माण हो रहा है, यानी कि यह असत्य फल है। मतलब हम लोग जो काजू खाते हैं सुबह सुबह और रात में, ये वाला जो काजू है असत्य फल है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसका निर्माण पुष्पासन से हो रहा है। अच्छा, इसमें तो तब तो बीज है ही नहीं। हाँ, इसका निर्माण पुष्पासन से हो रहा है, इसलिए यह सत्य फल है। और जो सत्य फल होता है, अर्थात फल होता है, जैसे आम हो गया, सत्य फल है जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। अच्छा, सत्य फल का निर्माण अंडाशय से और असत्य फल का निर्माण पुष्पासन से। याद हुआ? असत्य फल का निर्माण पुष्पासन से होता है, इसीलिए यहाँ पर नट इसका सही जवाब हो जाएगा। काजू कैसा पदार्थ है? नट। और नट को एक और नाम दिया गया है, असत्य फल। क्या दिया हुआ है? असत्य फल। याद रखोगे कि भूल जाओगे? बताओ। याद रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एग्जाम में तबाही लाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख प्यारे बच्चों, 24 नंबर क्वेश्चन। द्विनिषेचन का परिणाम क्या है? बताओ, द्विनिषेचन कैसे होता है? 2 नंबर में करवाए हैं और ये 5 नंबर 2024 में है, तो 12-26 का ही बन रहा है। अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा शर्म करो, चुल्लू भर पानी है उसमें क्या करना है समझ लो। द्विनिषेचन का परिणाम क्या है? बताओ, कितनी बार पढ़ाए हैं? द्विनिषेचन का परिणाम ये होता है कि द्विनिषेचन की क्रिया होता है ना, तो ब्रह्मपोष त्रिगुणित बन जाता है। क्या बन जाता है? त्रिगुणित। भूल गए स्ट्रक्चर? बताओ, इतना बढ़िया से हम आपको समझाए हैं, अगर भूल जाते हो तो बहुत दुख होता है। कितना पढ़ाने के बाद भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। मेहनत करो, और एग्जाम में तबाही मचाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और डायग्राम पूछता है, द्विनिषेचन का डायग्राम के साथ पढ़ाए थे। अब देखो, नर तथा मादा युग्मक गैमेट को हम लोग क्या कहेंगे? देखो, जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बताओ। जब नर और मादा मिलता है तो हम लोग बता दे, यहाँ पर दो शरीर की बात आ गया तो यहाँ पर लैंगिक जनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन। क्योंकि नर और मादा गैमेट मिलता है, यानी कि एन और एन मिलता है तो 2n बनता है। और ये 2n जो होता है ये निषेचन करके युग्मज बनाता है, और ये युग्मज जाकर के भ्रूण में क्या करता है? तो बच्चा का निर्माण करता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जाकर निषेचन होता है, वहीं पर ना होता है, फिर वहां पर बच्चे का निर्माण होता है गर्भाशय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उच्च श्रेणी के पौधे। अच्छा, उच्च श्रेणी का पौधा कौन है? उच्च श्रेणी का पौधा कौन है? आप हो और कौन है? उच्च श्रेणी के पौधे वो उच्च श्रेणी के पौधे की बात करें, यानी हम लोग उच्च श्रेणी में आए तो उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन कहाँ होता है? तो उच्च श्रेणी के पौधों में उसमें निषेचन बाहर बाहर में होता है। उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन कहाँ होता है? अच्छा सॉरी, उच्च श्रेणी की बात नहीं किया जाता, अंदर ना होगा। जैसे मादा की बात किया जाए तो उसमें निषेचन कहाँ होता है? पेट में ना होता है, तो अंदर में ना हो रहा है, पेट के अंदर ना। बताओ, पेट के अंदर हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा निषेचन हुआ? आंतरिक निषेचन। अब बाह्य निषेचन जो निम्न श्रेणी के पेड़ पौधे या जानवर है उसमें कौन से बाह्य निषेचन होता है? जैसे अंडा दे देता है, जैसे सांप अंडा दे दिया, मेढक अंडा दे दिया, ये सब अंडा दे देता है, तो वो सब निम्न श्रेणी के पौधे या जानवर है। इस कारण से वो सब में वह क्या चीज होता है? बाह्य निषेचन। लेकिन हम लोग इंसान जो कि उच्च श्रेणी के जानवर हैं इंसान है, तो उसमें हम लोग को आंतरिक होगा निषेचन। ठीक है, पेट में होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। शल्ककंद किसका रूपांतरण है? आंतरिक का मतलब अंदर होता है। शल्ककंद किसका रूपांतरण है? अच्छा, शल्क की बात किया गया है। और शल्क किसका उदाहरण है? तो प्याज। प्याज है, ये क्या है? प्याज। तो यहाँ पर मिला लो, प्यारेलाल कहाँ पर मिल रहा है? तो प्याज, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अदरक होगा तो इसमें राइजोम के द्वारा होगा, और आलू में क्या चीज होगा? तो कंद के द्वारा। ट्यूबर कहाँ हो प्यारे स्टूडेंट्स? खो नहीं ज्यादा, ट्यूबर। ठीक है, ट्यूबर द्वारा होता है, कंद में दुब घास तो होगा नहीं। और प्याज इसमें किसमें होता है? प्रकंद के द्वारा या राइजोम के द्वारा। कहिए, देखो थोड़ा समझो, जो अतिरिक्त ज्ञान देता हूँ ना, ज्ञान को थोड़ा हटावो, दिमाग में नहीं पता कॉपी में नोट करो, इसलिए शुरू में बोल देता हूँ सारा चीज। देखो, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? देखो, स्तनधारी की बात करें, यानी कि इंसान की बात करें, स्तनधारी में निषेचन कहाँ होता है? नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु कहाँ पर जाकर के मिल करके निषेचन करते हैं? तो वो आपका भाग होता है फैलोपियन ट्यूब। क्या चीज होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा डी नंबर हो गया। फैलोपियन नली में स्तनधारियों में निषेचन होता है। निषेचन का स्थान वही है जहां पर
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा यानी कि अकेले में ही होता है, जब संतति संतान बच्चा का निर्माण अकेले में ही होता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग लैंगिक जनन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। यानी संतति की उत्पत्ति अकेले हो रहा है तो ये अलैंगिक जनन है, जिसमें बहुत सारे अलैंगिक जनन की 4-5 विधियां हैं। प्रकृति का निषेधन किसमें पाया जाता है, बताओ ऐसा कौन सा है जिसमें निषेचन भी नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, मतलब प्रकृति का निषेचन अनिषेक जनन जिसमें निषेचन नहीं होता है। तो बताओ मक्खी में होता है, मक्खी में तो होता है निषेचन, मच्छर में भी होता है, वो अंडा देता है जाके पानी के अंदर। अब यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है कि मधुमक्खी हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, मधुमक्खी जो होता है ना मेरे प्यारे लाल, ये जब बनाता है ना मध खाली लाता है, बस उसमें निषेचन नहीं होता है, उसमें निषेचन की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मधुमक्खी जो का प्राकृतिक अनिषेचन है, यानी इसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना मधुमक्खी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पीआईपी क्वेश्चन आपके बोर्ड में डायरेक्ट लड़ेगा, वीवीआई में रखना इसको। अगला देख लीजिए, स्तनधारियों के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, स्तनधारी का जो शुक्राणु होता है उसके मध्य भाग में क्या पाया जाता है, प्यारे स्टूडेंट्स बता दो थोड़ा, बताइए इसके मध्य भाग में जो होता है, इसके मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अच्छा ये तो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये पहले हम लोग को बताएं शुक्राणु का अग्रभाग क्या कहलाता है, एक्रोसोम, ये किसका बना हुआ है, गोल्जी काय का बना हुआ है, क्या शुक्राणु का जो अग्रभाग है, जो अगला भाग होता है वो क्या चीज का बना होता है, गोल्जी का, जिसे एक्रोसोम करता है, और ये पूछ क्या करता है, तैरने में मदद करता है, क्या करता है, तैरने में मदद करता है। ठीक है, सब ध्यान रखिएगा, आप इतने ध्यान रखिए, बाकी जितना भी करवाते हैं याद करते चलिएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, उभयलिंगी पादप नहीं है, देखो उभयलिंगी पादप कौन नहीं है, मतलब एक लिंगी है, सरसों से हमको लग रहा है कि एक लिंगी है ना, सरसों तो आपका उभयलिंगी है, मक्का भी आपका उभयलिंगी है। ठीक है, तो यहाँ पर मक्का उभयलिंग दोनों है, तो यहाँ पर पपीता आपका सही होना चाहिए, एक लिंगी। पपीता क्या चीज होता है, एक लिंगी ना होता है, पपीता में एक मतलब एक लिंगी होता है, ये सरसों आपका दो लिंगी है, मक्का भी दो लिंगी है, ऐसा ही मुझे लगता है, इसलिए पपीता यहाँ पर लगा दीजिए ऑप्शन ए। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसका 32 का कमेंट कर दीजिएगा, हम देखेंगे ना, कोई बता सकता है कि हम याद थोड़े किए हुए हैं, फिर भी सही है। चलिए अगला देखिए, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग क्या बात बोलते हैं, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो, और शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को इन विवो कहते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं, और शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को क्या बोलते हैं, इन विवो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन विवो। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर में होगा, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सी जंतु उभयलिंगी नहीं है, बताओ कौन उभयलिंगी नहीं है। देखो जोंक जो होता है ये आपका उभयलिंगी है, क्या चाहिए इसमें नर और मादा का युग्मक एक ही शरीर में होता है, केचुआ तो है ये उदाहरण, चीताकृमि ये भी आपका प्यारे स्टूडेंट्स इसी का उदाहरण है, ये भी इसी का उदाहरण है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए ना तो घरेलू मक्खी जो का ना ये आपका प्यार बच्चों उभयलिंग नहीं, ये आपका एक लिंगी है। उभयलिंगी का मतलब होता है एक ही शरीर पर नर का जननांग और मादा का जननांग होना। तो उस सबसे पहले जो है आपका जोंक जो होता है एक ही शरीर में नर का जननांग और मादा का जननांग होता है, इसीलिए आपका जोंक हो गया उभयलिंगी। ठीक है, और केंचुआ भी वैसा ही काम करता है, फेताकृमि वैसा ही काम करता है, जो आपके घर में रहने वाली मक्खियां होती है ना वो अलग अलग शरीर पर अलग अलग आपका ये पाया जाता है लिंग। ठीक है, इसीलिए घरेलू जो हो जाएगा उभयलिंगी जंतु नहीं है। कोई दिक्कत है तो कहेगा नहीं, तो नहीं होना चाहिए दिक्कत। ठीक है, होता है दिक्कत तो कमेंट में कीजिएगा। अगला देखिए, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, अच्छा मुकुलन बंडिंग अच्छा किसमें होता है बता दो थोड़ा, सोचो समझो विचारो और जवाब दो।
तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ईस्ट में जो होता है आपका मुकुलन द्वारा जनन होता है। ये तो मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा हाँ, मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ तो कहाँ था ध्यान, मुकुलन द्वारा जनन होता है ईस्ट में, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख प्यारेलाल, कहा जा रहा है कि बाह्य निषेचन किसमें होता है। अब बताओ कि हमको पता है कि बाह्य निषेचन उसी में हो सकता है जो निम्न जीव होता है। अब बताओ, मनुष्य है तो उसमें आंतरिक निषेचन, पेट में ना निषेचन होता है, उसी प्रकार यहाँ पर पूछा जा रहा है किसमें बाह्य निषेचन होता है, तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है, क्योंकि ये निम्न जीवी का प्राणी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर प्यारेलाल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखो। ठीक है, तो हाँ तो ध्यान रखिएगा। और जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिए तो ये नंबर आपका प्यारेलाल, इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में इसी नंबर पर मैसेज करके आपको जुड़ जाना है। ठीक है, आप मैसेज में कुछ भी मैसेज कर सकते हैं, आपका नाम क्या, मैट्रिक में कितना नंबर आया था, बस ये चीज। कोई कहता है कि क्या मैसेज करेंगे, अरे यार क्या मैसेज करेंगे, आप जाने नाम लिख दीजिए, मैट्रिक में कितना नंबर है बस। अगला देखिए, अंड प्रजक प्राणी कौन है, अंडा देने वाला प्राणी कौन है। ये तो बहु वाला क्वेश्चन है, ये तो बच्चा देख के बता देगा, 2 साल का जान गया नाम वो भी। मुर्गी अंडा देता है, सांप देता है अंडा, मगरमच्छ देता है, यानी कि उनमें से सभी हो जाएगा अंडा देने वाला प्राणी। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, तो मनुष्य में युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, थोड़ा सोचोगे समझोगे विचारोगे तो आपको पता चलेगा 46, जो कि गलत हो जाएगा। युग्मक का मतलब जोड़ा, और जोड़ा की बात नहीं किया जा रहा है, इसीलिए 23 जोड़ा है। जोड़ा का मतलब दुगो, तो 23 गुना 46, इसलिए 23 जोड़े, याद रखना। अगर पूछेगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, तब 46 लगा दो, लेकिन मानव के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या तो 23 जोड़ी। जब नर और मादा गैमेट में होता है तो इसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, अभी बताए हैं। एक पुंजक, बताओ एक पुंजक क्लोन की परिभाषा आपके बोर्ड में आ गया, क्लोन का परिभाषा तो बाबू, तो कहोगे कि आकारकीय तथा अनुवांशिक रूप से समान, आकार तथा अनुवांशिक रूप से समान जीव को क्या बोलते हैं, एक पुंजक या एक क्लोन बोलते हैं। या तो आकार से वो समान हो या अनुवांशिक रूप से समान हो, इसी को हम लोग एक पुंजक कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा VVI में करवा दिए हैं कि 2 नंबर में आ सकता है बोर्ड में। और बायोलॉजी है तो थोड़ा मेहनत करना बनता है, मैथ्स नहीं है कि कोई टेंशन नहीं है, बायोलॉजी है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, थोड़ा नहीं काफी मेहनत करना पड़ता है, झूठ क्या बोले। बायोलॉजी में आपको टाइम देना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव में खास करके ज्यादा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव थोड़ा पकड़ना पड़ता है, सब्जेक्टिव तो बहुत आराम से कर लेता है सब कुछ। अगला देख लीजिए, जिस किसमें जनक कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाता है, किसमें जनक कोशिका 2 भागों में विभक्त, माने जनक का ये शरीर है तो 2 भाग में टूट जाएगा, आगे चलते क्या चल जाएगा, 2 भाग में टूट जाएगा। तो किसमें होता है, मुनेरा और प्रोटिस्टा में होता है ना, तो मुनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों में जो होता है, इसमें जनक कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जनक कोशिका 2 भागों में विभक्त होकर के इस प्रकार बना लेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे द्विखंडन। किसमें होता है द्विखंडन, 2 खंड किसमें होता है, कितना हौला क्वेश्चन है ना। अमेक्षा लिखा गया, देखिए ना, सबसे बढ़िया प्रतीक्षा लिख देता। अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होता है, इसीलिए अच्छा D नंबर हो जाएगा। अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन होता है। द्विखंडन कौन सी विधि है बताइए, तो अलैंगिक जनन की विधि न है, ध्यान रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, ईस्ट में होता है, किसमें होता है, ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, ईस्ट में होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है, स्पंज में होता है, किसमें होता है, स्पंज में, अभी बताए थे। देखिए कौन जो है इनमें पुष्प पौधे के जनन में काम नहीं आता, अभी बताया तो कोनिडिया काम नहीं आता है, बाकी ये सब देखोगे ना तो ये आपका काम आएगा, प्रकांड राइजोम ये सब। बंगाल का आंतक जलकुंभी, थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है, ये क्वेश्चन वहां भी आई। ठीक है, ये मैं गेस कर देता हूँ 2026 के लिए। ठीक है, अब ना आएगा तो कोई दिक्कत ना है, फिर बहुत ज्यादा VVI लग रहा है हम थोड़े क्वेश्चन तैयार करेंगे, बोलेंगे यही आ जाएगा तो यही, हाँ गेस क्वेश्चन करके देंगे, कुछ ज्यादा क्वेश्चन उसमें बोलेंगे यही आएगा तो आ जाता है। अब देखिए इसमें कहा जाता है कि इनमें किस पौधे की पत्तियां के कटे किनारे की अपस्थानिक कलिका निकलती है। अपस्थानिक कलिका मतलब मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका क्या चीज है, पौधा है, तो इसमें से अपस्थानिक कलिका इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, तो इसमें अपस्थानिक कलिका निकलता है, तो इसी को ना हम लोग कहते हैं बड़ा फिलम, ये इस प्रकार से निकलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डालिया नहीं, बड़ा
परायोफिलम, क्या चीज कहते हैं? परायोफिलम, परायोफिलम इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। कौन जीवन में सिर्फ एक बार पुष्प, बेचारा एक ही बार पैदा करता है, बताइए तो। हमको कमेंट करके बताइए कि मोनोकार्पिक फल का उदाहरण है वो, ठीक है, कमेंट कर देना मोनोकार्पिक फल क्या है वो भी। इनमें कौन एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो वो बांस जो है सिर्फ एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, बेचारा बांस। देखिए तो क्या कर सकते हैं, दुखवा बाटे के चिन्ह है बांस के। अगला देखिए, देखिए सिर्फ 12 वर्ष में एक बार, अभी ये देखिए, ये भी एक पर एक है, 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलाएगा, कौन है? नीला कुरेंजी। कौन है? नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी, ठीक है। तो नीला कुरेंजी इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलाता है, बस। तो यहाँ पर नीला कुरेंजी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख प्यारे लाल, 50 नंबर क्वेश्चन आ गया, 50 नंबर का। फटाफट बताइए, मध्य चक्र किसमें पाया जाएगा? मध्य चक्र, मध्य चक्र किसमें पाया जाएगा, सोचिए। मध्य चक्र गाय में भी पाया जाएगा, भेड़ में पाया जाएगा, कुत्ता में पाया जाएगा। लेकिन जब ऋतुस्राव चक्र की बात आएगा तो क्या करोगे, बताओ प्यारे स्टूडेंट। जब ऋतु, दिखाओ जो ठीक से, ऋतुस्राव चक्र की बात करेगा, ऋतुस्राव चक्र की बात आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो बताओ इसमें, अच्छा ऋतु ऐसे नहीं लिखा था, मैं गलत लिख दिया। ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? तो महिलाओं में पाया जाता है, मानव मादा में पाया जाता है, गोरिल्ला में पाया जाता है, बंदर में पाया जाता है, उसमें मादा चक्र। लेकिन ये जो मध्य चक्र होता है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, नॉन प्राइमेट में। ऋतुस्राव चक्र, देखो ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? तो मनुष्य में हो गया, बंदर। ये हम 100% भी यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको झुटलाया जा ही नहीं सकता। आपके समक्ष ये जो क्वेश्चन दिख रहा है कि ऋतुस्राव चक्र है, तो बताओ मनुष्य में भी, बंदर में भी, चिंपैंजी में भी ऋतुस्राव चक्र कितने दिनों का होता है, कितने दिनों पर आता है, कमेंट कर दीजिएगा। अगला 52 नंबर क्वेश्चन है कि युग्मक जनन में बनता है, तो युग्मक जनन में क्या बनता है? तो युग्मक जनन में नर और मादा दोनों युग्मक बनता है। युग्मक जनन में ऐसा थोड़ी है खाली नर युग्मक बनता है, मादा कुछ नहीं बनाती है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि नर भी बनाएगा युग्मक, मादा भी युग्मक बनाएगा। इसलिए युग्मक जनन में क्या होता है, नर और युग्मक, नर तथा मादा दोनों युग्मक होता है युग्मक जनन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक लिंगता की स्थिति को लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? क्योंकि लिंगता को निरूपित करने के लिए हम लोग एक लिंगाश्रय शब्द का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है मेरे प्यारेलाल, ये स्पंज हो गया, जोंक हो गया, टेपरम हो गया, ये सब द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब हो गया उभयलिंगी, और राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, धेपुर दिल्ली। 55 नंबर क्वेश्चन आइए, और बचपन दिखा दीजिए अपना 55 नंबर पर। कहा जा रहा है कि उभयलिंगाश्रय कौन है? अच्छा, उभयलिंगा का मतलब, अच्छा उभयलिंग, उभयलिंग का होता है पता है? एक ही शरीर पर दोनों लिंग, पुरुष और स्त्री दोनों, तो वो आपका होता है नारियल। कौन होता है? नारियल। नारियल जो होता है द्विलिंगी प्राणी है, मतलब उभयलिंगाश्रय है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नारियल द्विलिंगी होता है। ध्यान रखें, द्विलिंगी का मतलब उभयलिंगी। अगला देखिए, मक्का का जो सूत्र में गुणसूत्रों की संख्या 20 जोड़े, ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन जो है नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो वो द्वितीयक केंद्रक होता है। याद है वो जमाना जब आपको करवाए तो द्वितीयक केंद्रक होता है, यहाँ पर होता है 2 गो, और इसका एगो मिलकर के तीसरा बन जाता है, तो त्रिगुणित होकर के भ्रूणपोष का निर्माण कर लेती है। बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाते हैं, याद थोड़ी देर पहले भी आए थे क्वेश्चन। तो ये सब करवाया हुआ चीज है, तो थोड़ा मेहनत करेगा तब ना काम होगा, बार बार पढ़ते जाएंगे किस चीज के। याद करना कोई बड़ी बात नहीं, मेहनत करना बड़ी बात है, ठीक है। मेहनत जो करना चाहता है वो याद करना कोई बड़ी बात नहीं समझता, वो तो याद हो जाता है रोज पढ़ते पढ़ते। अगला देखिए, इनमें किस समुदाय में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? अब बताइए जल माध्यम किसमें आवश्यक है? बताओ, थोड़ा ध्यान रखो और रुको, जरा सबर करो, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने का, जल्दबाजी नहीं। देखिए, समुदाय जिसमें निषेचन जल माध्यम, शैवाल में जल माध्यम, बराफिलम में जल माध्यम, टेरिडोफाइट में जल माध्यम, सभी में जल माध्यम आवश्यक है। यानी किस समुदाय पौधों के निषेचन के लिए जल माध्यम? बताओ ऐसा कोई पेड़ पौधा बताओ जिसमें जल की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई अभी होता है? सब में जल माध्यम आवश्यक है। टेरिडोफाइट या आपका रहे शैवाल या टेरिडोफाइट, ग्रेफाइट, सब के सब। अगला देखिए, जब सैलियन जीव शरीर के बाहर होता है
तो उसको क्या बोलेंगे? जब सैलियन शरीर के बाहर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन। तो यहाँ पर राइट आंसर भी नंबर मिल जाएगा ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा भाग अगुणित है? यही सब ना क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, और क्या पूछेगा? तब बात को समझोगे नहीं और कहोगे कि कैसा क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाता है। ये देखो पराग हो जाएगा, और क्या, ये तो एकदम छपा हुआ क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। निम्यूल्स का निर्माण स्पंज में होता है, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख प्यारे लाल, ये क्वेश्चन तो बहुत मस्त क्वेश्चन बारे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मस्त। देखो 144 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होता है? 4 गो अर्धसूत्रीय, मतलब कि 4 शुक्राणु मिलकर एक अर्धसूत्रीय करता है। तो 124/4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो कटाओगे 31 चौके 124। राइट आंसर डी नंबर। यानी कि 4 को मिल करके एक बार सूत्र विभाजन, 4 शुक्राणु मिल करके एक बार सूत्र विभाजन करता है। तो 124 शुक्राणुओं के सूत्र के लिए कितने की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर 31 बार, ऑप्शन नंबर डी। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होता है? तो देखिए भ्रूणपोष में जो होता है ये त्रिगुणित होता है। ठीक है मेरे प्यारे लाल, त्रिगुणित का मतलब त्रिगुणित। 64 के बाद 65। अरे ये क्या है प्यारे लाल? सोचो जरा, रुको जरा, सबर करो और बता दो आंसर कि 6 महीना तक लगता बोल दिए थे। जलकुंभी प्रकांड से लगभग 8 माह में कितने पौधे उत्पन्न हो सकते हैं? तो याद रखना 65,000, 65,000 पौधे। हाँ, तो 8, मात्र 8 महीने काफी है। 65,000 पौधे को ऋण देगा कौन? तो जलकुंभी, पानी के अंदर पूरा ऑक्सीजन को खींच लेगा। ऑप्शन ए। अगेन ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको स्टार, ट्रिपल स्टार में रखो। ठीक है, 1 नंबर के लिए इतना कर दिया। चलिए, अगैब में भारतीय प्रवर्धन किसके द्वारा होता था? बुलबुल के द्वारा। किसके द्वारा? बुलबुल के द्वारा। अगैब प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बुलबुल के द्वारा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 साल का कांड किसमें पास होता था? प्याज में। ऑप्शन नंबर सी। केचुआ कैसे प्राणी है? दुलिंगी वहलिंगी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन के भेद है? अच्छा, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अलैंगिक जनन के कौन भेद नहीं है? तो अलैंगिक जनन के भेद कितना बार हम आपको करवा चुके हैं। बहुत सारा ऐसा विधि है जिसमें से पहले आपका मुकुलन तो आपको पत्ते को बाहर आकर के हो जाना। लेयरिंग मतलब काट के पेड़ को लेयरिंग करते हो, छील छाल के मुनगा का पेड़ लगाना, कोई भी चीज करना लेयरिंग। उसके बाद दाब लगाना, वही कर्तन लगाना, वही चीज। अरे बोना जो है ये तो अलग से चीज ना हो गया। जैसे कोई चीज बो दिए, जैसे कि चावल बो दिए, जो खेत में ना बोया जाता, वो चीज बोना अलग चीज ना है, इसलिए लैंगिक जनन के भेद नहीं है। युग्मा का स्थानांतरण हो सकता है? बताओ, जल द्वारा युग्मा का स्थानांतरण हाइड्रोफिलिक कहलाता है, वायु द्वारा एनिमोफिलिक कहलाता है, वायु द्वारा या हवा द्वारा एनिमोफिलिक कहलाता है। तो बताओ यहाँ पर सभी हो जाएगा, सभी के द्वारा आपका क्या हो सकता है? युग्मा का स्थानांतरण हो सकता है, युग्मा का स्थानांतरित हो सकता है सभी के माध्यम से। सजीव प्रजक प्राणी कौन है? जो सजीव पैदा करता है, अंडा की बात नहीं कर रहा है। सजीव प्रजक प्राणी का मतलब अंडा देना नहीं होता है। बताओ, सजीव प्रजक प्राणी नहीं है। अच्छा, नहीं की बात है तो मुर्गी हो जाएगा नहीं, क्योंकि अंडा दे देती है। क्या देते हैं? अंडा दे देते हैं। अच्छा, अंडा तुम दे देती हो तो नहीं होगा। गाय अंडा नहीं देते, बच्चा देती है। बकरी बच्चा देती है, मनुष्य बच्चा देती है। लेकिन यहाँ पर सजीव प्रजक प्राणी नहीं है तो मुर्गी, क्योंकि ये अंडा दे देती है। बाह्य निषेचन है, बाहरी निषेचन किसमें होगा? मेढक में। किसमें? मेढक में। इनमें किसमें जल माध्यम आते हैं? डी नंबर ऑप्शन सभी हो जाएगा। उभयलिंगी पादप है। तो बता दो प्यारा लाल, उभयलिंगी कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन बता दिए। 75 नंबर है, किसमें द्विखंडन होता है? अमीबा पैरामीशियम। अच्छा, क्वेश्चन खत्म। सूक्ष्म प्रजनन होता है अलैंगिक जनन में। ये बाकी वही सब क्वेश्चन बार बार आएगा, सब वही सब अब आएगा। ठीक है, अब ये बताओ प्यारे स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो अच्छा लगा तभी ना लास्ट तक देख रहे थे। अच्छा, ये बात है प्यारे स्टूडेंट, तो फटाफट एक काम कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ एक कमेंट कीजिए प्यारा सा वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी से आप लोग कमेंट में लग जाइए, कमेंट्स कर दीजिए फटाफट, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, हाय या हेलो करिए यहाँ से,
और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, फटाफट से काम कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।